डॉक्टर आरती शाह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड यूनिट में आगे पढ़ रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैसेस और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो सबसे पहले एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। सपोज करते हैं कि हमने एक आदर्श गैस ली है जिसका सिस्टम का टेम्परेचर T है। अगर वॉल्यूम और प्रेशर V एंड P है तो तंत्र अपने परिपार्श्विक से यानी सिस्टम सराउंडिंग से ऊष्मा ले रहा है dq रिवर्सिबल, यानी सिस्टम हमारा रिवर्सिबल है। उस स्थिति में एंट्रोपी में परिवर्तन कैसे लिख सकते हैं हम? ds बराबर dq रिवर्सिबल अपॉन T। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, यानी ये इसके लिए हम तीन वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में से कोई दो से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम पहले जो दो वेरिएबल्स ले रहे हैं वो हमने लिया है टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार dq, यहाँ हमने रिवर्सिबल लगाया क्योंकि सिस्टम रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय है, तो dq रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू dE प्लस pdV। अब हम जानते हैं जब हमने ऊष्माधारिता पढ़ी थी तो आंतरिक ऊर्जा का ताप में परिवर्तन स्थिर आयतन पर किसके बराबर होता है? ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर। तो डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू CV, या dE इज इक्वल्स टू CV dt। तो ये वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में रखते हैं, dE की वैल्यू। तो dq रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू CV dt प्लस pdV, या हम जानते हैं कि आदर्श गैसों के लिए PV इज इक्वल्स टू RT होता है एक मोल के लिए। तो P बराबर RT अपॉन V, P की जगह हमने वैल्यू पुल कर दी तो RT dV अपॉन V कर दिया। और अब हमारी इक्वेशन आई dq रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू CV dt प्लस RT dV अपॉन V, या हम लिख सकते हैं dq किसके बराबर है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, TdS के बराबर। तो हमने वैल्यू पुट करी तो TdS में से ds को हमने लेफ्ट साइड में रखा, चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल्स टू T से हमने दोनों साइड डिवाइड किया तो CV dt अपॉन T प्लस R, T कैंसिल हो गया तो R dV अपॉन V। अब हम ये मानते हैं कि सिस्टम में पहली अवस्था में एंट्रोपी, आयतन और ताप S1, V1 और T1 है और दूसरी अवस्था में S2, V2 और T2 हैं। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो लिमिट्स लगाई हैं एंट्रोपी के साथ S1 से S2, CV dt अपॉन T के साथ T1 से T2 और R dV अपॉन VV में V1 से V2। तो क्या आया जब हमने इंटीग्रेट या समाकलन किया? तो S2 माइनस S1 या डेल्टा S बराबर CV ln T2 बाय T1, क्योंकि 1 अपॉन T dt है तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो नेचुरल लॉग ऐड होता है और साथ में T2 बाय T1, उसी तरह से प्लस R ln V2 बाय V1। अब अगर ये तो है एक मोल के लिए, और अगर हम आदर्श गैसों के लिए n मोल लेते हैं तो डेल्टा S बराबर NCV ln T2 बाय T1 प्लस NR ln V2 बाय V1। तो यह आया आदर्श गैसों में एंट्रोपी चेंज जब हमने कौन से दो वेरिएबल्स लिए हैं? टेम्परेचर और वॉल्यूम। सपोज करते हैं कि अब हमने जो दो वेरिएबल्स लिए वो लिए टेम्परेचर और प्रेशर। तो उस स्थिति में पहली अवस्था में गैस का दाब P1 है और दूसरी अवस्था में गैस का दाब P2 है। तो हम जानते हैं आदर्श गैसों के लिए हम क्या लिख सकते हैं
P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। तो हमने V2 बाय V1 को रिप्लेस किया बराबर किससे, P1T2 अपॉन P2T1 से। तो V2 बाय V1 की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो डेल्टा S बराबर CV ln T2 बाय T1 प्लस R ln P1 बाय T2 P1 T2 अपॉन P2 T1। तो इस स्थिति में हम इसको सिंप्लीफाई करें तो CV ln T2 बाय T1 प्लस R ln T2 बाय T1। अब अगर हमें P1 बाय P2 रखना है तब तो हम प्लस R रख सकते हैं, पर हमने सारी कंडीशंस में P2 2 और 1 रखा है तो माइनस R ln P2 बाय P1। अब डेल्टा S बराबर CV प्लस R, क्योंकि ln T2 बाय T1 कॉमन है, माइनस R ln P2 बाय P1 लिखा। हम जानते हैं CP माइनस CV बराबर क्या है, R। तो डेल्टा S बराबर CP ln T2 बाय T1 माइनस R ln P2 बाय P1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर N मोल गैस है तो डेल्टा S बराबर NCP ln T2 बाय T1 माइनस NR ln P2 बाय P1। तो ये इक्वेशन हमें क्या दिखा रही है, एंट्रोपी में चेंज सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर ही होता है। अब एंट्रोपी में चेंज है आइडियल गैसेस के लिए और अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस में। तो अलग अलग प्रोसेस में हमने सबसे पहले लिया आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम का मतलब ताप स्थिर है, यानी T1 बराबर T2 है। उस वक्त एंट्रोपी में परिवर्तन को हमने लिखा डेल्टा एस टी। तो किसके बराबर हो गया, T नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ V, तो NR ln V2 बाय V1। नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट किया तो 2.303 NR log V2 बाय V1। सपोज करते हैं कि किसी न्यूमेरिकल में हमें आयतन नहीं दिया गया है, हमें दाब दिया है, तो इसी इक्वेशन को हम बदल सकते हैं बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो डेल्टा एस टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन आ जाएगा माइनस NR ln P2 बाय P1, या नेचुरल लॉग को बेस 10 में बदलें और हम लिख सकते हैं प्लस रखते हुए 2.303 NR log P1 बाय P2। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर गैस का प्रसार हो रहा है, यानी V2 V1 से ज़्यादा है और P1 P2 से ज़्यादा है, तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, और अगर संपीड़न हो रहा है तो V2 कम होगा V1 से और P1 भी कम होगा P2 से, और उस स्थिति में एंट्रोपी का मान ऋणात्मक होगा। तो समतापी प्रसार में एंट्रोपी बढ़ती है, जबकि समतापी संपीड़न में एंट्रोपी का मान कम होता है। दूसरा प्रक्रम ले रहे हैं समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक। तो समदाबी प्रक्रम में दाब का मान स्थिर है, P1 बराबर P2। तो यहाँ हम ताप लेंगे तो डेल्टा SP, यहाँ लिया हमने SP, जो हमें बता रहा है निश्चित दाब पर एंट्रोपी में परिवर्तन बराबर NCP ln T2 बाय T1, या 2.303 NCP log T2 बाय T1। तो अगर हम स्थिर दाब रखते हैं तो ताप बढ़ाने के साथ तंत्र की एंट्रोपी का मान आदर्श गैसों के लिए बढ़ता है। तीसरा प्रक्रम आइसोचौरिक या सम आयतनिक प्रक्रम, यानी आयतन स्थिर है, V1 बराबर V2। तो उस वक्त डेल्टा एस वी लिया है एंट्रोपी में परिवर्तन स्थिर आयतन पर। तो दिस इज इक्वल्स टू NCV ln T2 बाय T1, या 2.303 NCV log T2 बाय T1। उसी इक्वेशन को जो हमने पहले लिखी है
अब हम कर रहे हैं मिक्सचर, एंट्रोपी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। कई सारी आदर्श गैसें ली और उन आदर्श गैसों को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर एंट्रोपी पर क्या असर होता है ये हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आइडियल गैस की इक्वेशन लिखी, ds बराबर CV dt बाई टी प्लस R dV बाई V। अब हम CV को कांस्टेंट मान रहे हैं और अब इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो S बराबर CV को कांस्टेंट माना, CV ln t प्लस R ln V प्लस S0। S0 क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब हम जानते हैं कि Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R है और V किसके बराबर है, आइडियल गैसेस में RT अपॉन PK। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो Cp ln T होगा। थोड़ा सा देखना, ये ln थोड़ा सा अलग दिख रहा है पर ये ln है, ऊपर वाला ही ln T माइनस क्या हो जाएगा, RT बाई P वैल्यू पुट करते ही माइनस R ln P प्लस R ln R प्लस S0। अब R भी कांस्टेंट है, S0 भी कांस्टेंट है, तो हमने एक नया कांस्टेंट दोनों को मिला के दे दिया S0 डैश। तो S इज इक्वल्स टू Cp ln T माइनस R ln P प्लस S0 डैश। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आदर्श गैस की मिश्रण की एंट्रोपी। ठीक है, तो अब प्रत्येक गैस की एंट्रोपी के योग के बराबर होगी। आदर्श गैसों को जब हम मिक्स करेंगे तो जो मिश्रण की एंट्रोपी है वो किसके बराबर होगी, इंडिविजुअली हर गैस की एंट्रोपी के योग के बराबर। अब एंट्रोपी लेते वक्त हम दो चीज़ लेते हैं कि पहले हमने आंशिक दाब लिया है और आंशिक दाब किसके बराबर है, मोल भिन्न इंटू कुल दाब, मोल फ्रैक्शन इंटू कुल दाब। तो S बराबर N1 मोल है। फिर गैस की एंट्रोपी किसके बराबर है, Cp ln T माइनस R ln, पहली गैस है तो P1 प्लस S0 डैश। फिर दूसरी के लिए तो N2 आया, अंतर क्या आया, P2 आया, प्लस तीसरी है तो N3 आया, अंतर क्या आया, P3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने तीन गैस मिलाई और तीनों गैसों की इंडिविजुअल एंट्रोपीज का योग कर लिया। तो S बराबर आ गया समीशन ऑफ N Cp ln T माइनस R ln स्मॉल p आएगा P प्लस S0 डैश। अब स्मॉल p क्या है, हमारा आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर है, उसको हम रिप्लेस करेंगे मोल फ्रैक्शन इनटू कुल दाब से जब हम मिश्रण की एंट्रोपी निकाल रहे हैं। तो मिश्रण की एंट्रोपी के लिए अब हमारे पास क्या आ गया, S इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ N Cp ln T माइनस R ln P माइनस R ln X प्लस S0 डैश। तो जैसे ही हमने मोल भिन्न को इंट्रोड्यूस किया, ये हमें क्या बता रहा है, अब आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी। जब मोल भिन्न नहीं है तो वो एक गैस की एंट्रोपी है और जब मोल भिन्न है तो वो मिश्रण की एंट्रोपी है। अब अगर गैस का दाब P है और मिश्रण की एंट्रोपी चेंज यानी एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑन चेंज, जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं और उस वक्त मिक्सिंग करते वक्त एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हो रहा है ये हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे कि गैस के मिश्रण की एंट्रोपी लेंगे, साथ ही साथ जितनी गैसें हमने मिक्स की हैं उन सब की एंट्रोपी का योग लेंगे और उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रण में एंट्रोपी परिवर्तन। तो डेल्टा S मिक्सचर बराबर दाब P पर गैस के मिश्रण की एंट्रोपी माइनस दाब P पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी का योग। तो डेल्टा S ऑफ मिश्रण बराबर समीशन ऑफ N
जब हम मिक्सचर की ले रहे हैं तो हम क्या ऐड करेंगे, मोल फ्रैक्शन CpLnT माइनस RlnP माइनस RlnX प्लस S0 डैश माइनस, जब इंडिविजुअल लेंगे तो सिर्फ ये अंतर होगा कि हमारा मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, समीशन ऑफ n CpLnT माइनस RlnP प्लस S0 डैश, तो सब कैंसिल हुए, क्या बचा, माइनस R समीशन ऑफ n RlnX या R ln of x1 प्लस ln of x2 प्लस ln of x3, ठीक है। तो n नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, अगर हमने n नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं तो मिश्रण की एंट्रोपी आई माइनस R समीशन ऑफ Ni ln xi। यहाँ Ni तथा xi क्रमशः मिश्रण में अवयवी गैसों के मोल की संख्या तथा उनका मोल भिन्न है। मान लीजिए मिश्रण में कुल मोलों की संख्या n है, तो n बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन है। अगर एक लेते हैं तो n1 अपॉन n प्लस n2 अपॉन n प्लस n3 अपॉन n, तो उस स्थिति में जब n बराबर 1 है तो हमारी क्या स्थिति हो जाएगी, x1 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी हम ni को रिप्लेस कर सकते हैं xi से, तो डेल्टा S ऑफ मिक्सचर बराबर माइनस R समीशन ऑफ xi ln xi। अब मोल फ्रैक्शन कैसा है, भिन्न में है, फ्रैक्शंस में है, इसलिए डेल्टा S ऑफ मिक्सचर का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी हम जब गैसों को मिलाएंगे तो एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ेगा। अब हम नए कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, यानी एंट्रोपी और ऊष्मागतिकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। तो एक तंत्र थर्मोडायनेमिक स्टेट ऊष्मागतिकी अवस्था में कितने प्रकार से रह सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी प्रायिकता। समझने के लिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट डेफिनेशन है, हमने एक बॉक्स लिया और बॉक्स को हमने दो भागों में बांट दिया और दो भागों के बाद हमने देखिए आप दो दो गोले दोनों तरफ किए हैं और इन गोलों में हम गेंद रखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो गेंद हैं, जिस गोले को हम डार्क करेंगे उसमें गेंद रखी हुई है, जिसको खाली छोड़ेंगे उसमें गेंद नहीं रखी है। तो अब कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, पहले में दोनों गेंदें हमने एक बॉक्स में रख दी, दूसरे में एक एक बाटा आगे की तरफ, दूसरे में एक पीछे रख दिया, फिर तीसरे में भी एक एक रखते हुए पोजीशन बदली, चौथे में भी एक एक रखते हुए गेंद की पोजीशन बदली और छठे में हमने दोनों की दोनों बॉलें क्या करी है, एक बॉक्स में रख दी। अब अगर हम देखें तो ऊपर की दो स्थितियां एक जैसी हैं, जिसमें दोनों बॉल एक साइड हैं, तो वो हुई प्रोबेबिलिटी 2/6। जबकि चार स्थितियां ऐसी हैं जिसमें एक एक बॉल बॉक्स के एक एक हिस्से में है, तो ऐसी स्थितियां 4 हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हुई 4/6। तो हम कह सकते हैं कि बॉक्स के प्रत्येक भाग में एक एक गेंद रखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो एंट्रोपी हम जानते हैं कि एक डिसऑर्डर है, अव्यवस्था है, कुछ सिस्टमैटिक है वो एंट्रोपी नहीं है, कुछ अव्यवस्था सी हो वो एंट्रोपी है। तो अधिकतम अव्यवस्था तब होती है जब अणु अधिकतम पॉसिबल सिचुएशंस में रह सकता हो, डिस्ट्रीब्यूट होता हो, यानी ऊष्मागतिकी प्रायिकता जितनी अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। किसी भी प्रक्रम में एंट्रोपी और ऊष्मागतिकी प्रायिकता साथ साथ बढ़ती है
और फिर धीरे धीरे ये किस अवस्था में पहुंचती है, साम्य अवस्था में पहुंचती है। साम्य अवस्था पर ऊष्मागतिकी प्रायिकता का मान, प्रोबेबिलिटी का मान मैक्सिमम हो जाता है और स्थिर हो जाता है। इसके बाद स्वतः, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अपने आप होने वाले प्रक्रम हैं, स्वतः प्रक्रम हैं, उनमें एंट्रोपी बढ़ती है और स्वतः प्रक्रमों में प्रोबेबिलिटी का मान कम से ज़्यादा की ओर होता चला जाता है। मतलब स्वतः प्रक्रमों में शुरू में प्रोबेबिलिटी कम होती है, धीरे धीरे एंट्रोपी बढ़ी, डिसऑर्डर ज़्यादा हुआ, प्रोबेबिलिटी का मान भी बढ़ता चला गया। तो इसके आधार पर हम एंट्रोपी और ऊष्मागतिकी प्रायिकता में एक संबंध निकाल सकते हैं कि एंट्रोपी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दो तंत्र मानते हैं S1 और S2, तो उस स्थिति में दो प्रोबेबिलिटी हो जाती है W1 और W2, और हम योग एडिशनल प्रॉपर्टीज मानते हैं। तो S बराबर S1 प्लस S2, तो किसके बराबर हो गई, फंक्शन ऑफ W1 प्लस फंक्शन ऑफ W2। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक मल्टीपल फैक्टर है, यानी अगर दो सिस्टम हैं, दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो W बराबर W1 इंटू W2 होगा। और उस स्थिति में जब हम W की वैल्यू पुट करेंगे तो FW1 प्लस FW2 किसके बराबर हो जाएगा, F ऑफ W1 इंटू W2, या सिंप्लीफाई करने पर, लॉग पुट करने पर, इंटीग्रेट करने पर S बराबर K ln W प्लस C। C क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसको हम 0 मान सकते हैं। और उस स्थिति में बोल्ट्जमैन ने 0 वैल्यू पुट करके हमारे लिए एक रिलेशन दिया था एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बीच में, जो कहलाता है S इज इक्वल्स टू K ln W, जहाँ K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और ये जो है, चूँकि बोल्ट्जमैन क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन कहलाती है। तो इस तरह से एंट्रोपी को हमने प्रोबेबिलिटी के साथ जोड़ा है। ये सब कुछ सेकेंड यूनिट की एंट्रोपी वाले पोर्शन में था। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे।